चले बेटा, है ना। प्रीवियस क्लास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, है ना। लास्ट कहां तक हो गया था? असर्शन रीजन। ठीक है, चलिए असर्शन रीजन के बाद अगला जो क्वेश्चन हमें डिस्कशन करना है, यहाँ पर आपके सामने लिखा है आइडेंटिफाई एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। एंडो और एक्सो के ऊपर प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉली एटॉमिक आयन जब बनता है, पॉली एटॉमिक एनायन जब बनता है, तो उसके बनने का प्रोसेस तो हमेशा ही कैसा होगा बेटा? एंडो। मतलब 2 - 3 - 4 - चार्ज आएगा तो हमेशा एंडो होगा। लेकिन जब 1 नेगेटिव वाला आयन बनता है, तो 1 नेगेटिव वाला आयन बनते वक्त अगर ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन होगा तो वो प्रोसेस एंडो होगा, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन एंटर कराना पड़ेगा। और उसके अलावा कोई और होता है तो कैसा होता है? एक्सो। तो उसी के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। फटाफट इसको कर लीजिए। मैं कुछ और केसेस यहाँ लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इसके एप्लीकेशंस के ऊपर। चलो बेटा, ना इस पर डिस्कशन करते हैं फटाफट। पहले वाले केस को देखें अगर आप। पहले एक इसमें पहचानिए कि प्रोसेस हो कौन सी रही है। दो तरह की प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का प्रोसेस और एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन का प्रोसेस। ठीक है, अगर आप ये लास्ट वाली इक्वेशन देखें 10th वाली, ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है Na से हम लोग क्या बना रहे बेटा? Na+। क्योंकि अभी देखो अपना टॉपिक जो चल रहा है वो ईए का चल रहा है, तो बच्चा क्या करता है एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ईए ही ध्यान में रहता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने दो तरह की प्रोसेस पढ़ रखी है, इलेक्ट्रॉन का एडिशन का भी प्रोसेस पढ़ रखा है और इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का भी प्रोसेस पढ़ रखा है। तो पहले तो आपको क्वेश्चन को देखकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो केस है कौन सा, एडिशन का प्रोसेस है या रिमूवल का प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं Na से Na+ बन रहा है, तो दिस इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? IE। ठीक है, और यहां पर आप देखें इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या ऐड हो रहा है? ऐड हो रहा है। यहां भी ऐड हो रहा है, यहां भी ऐड हो रहा है, यहां भी ऐड हो रहा है। इन सब में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। मतलब ये प्रोसेस IE की है और ये सारी प्रोसेस किसकी है बेटा? EA की। पहला तो ये हमने डिस्टिंग्विश किया। ठीक है, अब मुझे बताओ न्यूट्रल एटम में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने बात करा कि द प्रोसेस विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम के अंदर न्यूक्लियस जो है उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन लगा रखा है, पहले से प्लस माइनस का अट्रैक्शन है। और उस अट्रैक्शन को तोड़कर अगर आपको इलेक्ट्रॉन को लगाना निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई के बाद ईए पे आते हैं। ईए में हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया कि पॉली चार्ज एनायन जब भी बनता है, मतलब प्रोडक्ट साइड में अगर एक से ज्यादा नेगेटिव वाला एनायन है, तो बिना कुछ सोचे समझे आप उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हो? एंडो। ठीक है, तो आइए उसी के ऊपर बात करेंगे। मुझे बताइए यहां पर केस नंबर 2 को देख लें अगर आप, केस नंबर 6 को देख लें अगर आप, तो ये दोनों प्रोसेस में आप देख सकते हैं कैसा एनायन मिल रहा है? पॉली नेगेटिव। पॉली नेगेटिव एनायन बनने का प्रोसेस हमेशा कैसा होगा बेटा? एंडो। पॉली नेगेटिव बनने का प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एंडो। ये तो हमने दो को सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी केसेस आपको दिख रहे हैं ईए के, उन सब में आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो आपको मोनो नेगेटिव एनायन बनता हुआ दिख रहा है, 1 - एनायन बनता हुआ दिख रहा है। और 1 - एनायन बनने का प्रोसेस एंडो या एक्सो कुछ भी हो सकता है, जनरली एक्सो, लेकिन 3 केसेस में एंडो। पहले उन 3 केसेस को पहचानते हैं। वो 3 केस कौन से होते हैं बेटा? नाइट्रोजन, ग्रुप 18 और ग्रुप 2। मुझे बताइए क्या ये ग्रुप 2 का है या नहीं है बेटा? है। तो ये हो गया एंडो, और ग्रुप 18 का हमें यहां पर कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके एंडो वाले। अब मुझे बताइए रिमेनिंग जो प्रोसेस है, देखिए ऑक्सीजन, इसको देखिए ध्यान से। इसको अभी 3 और 4 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। मुझे बताइए F से F- बनने का प्रोसेस, न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस जनरली कैसा होगा? एक्सो। जनरली कैसा होगा? एक्सो। न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस जनरली एक्सो, और न्यूट्रल एटम में पहले इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस जनरली एक्सो। ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन अगर होता पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, तो कैसा होता? एंडो। अब बचे हुए केसेस कौन कौन से हमारे पास? थर्ड और फोर्थ। आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थर्ड और फोर्थ को देखो बेटा, सबसे पहले थर्ड की बात करते हैं। मुझे बताइए
थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में हो रहा है। पहले O प्लस से O बनेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होके, फिर O में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, O माइनस। O प्लस से O माइनस बना रहे हो, मतलब वो दो स्टेप में होगा। अब मुझे बताइए, O से O माइनस का प्रोसेस, ऑक्सीजन में पहले इलेक्ट्रॉन जोड़ने का प्रोसेस कैसा होता है, एक्सो। तो ये तो एक्सो है, ये बात पक्की है। अब इस प्रोसेस को पहचानना है। और क्या आप देखो यहां पर Na से, Na प्लस से जो Na बन रहा है, Na प्लस से जो Na बन रहा है, ये भी O प्लस से O, Na प्लस से Na, क्या दोनों एक जैसी प्रोसेस दिख रही कि नहीं दिख रही बेटा, दिख रही है। अब मुझे बताओ, O प्लस या Na प्लस, O प्लस या Na प्लस, ये दोनों कैटायन है, एनायन है, न्यूट्रल है, क्या है बेटा, ये कैटायन। और कैटायन के पास आपको इलेक्ट्रॉन लाके इसको Na बनाना है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन लाकर आपको इसको O बनाना है। मुझे बताइए, कैटायन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, हाँ, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव को तो डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सो। जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, एक्सो। तो ये भी एक्सो, ये भी एक्सो, तो ओवरऑल प्रोसेस एक्सो ही तो हो रहा है। तो इसका मतलब है O प्लस से O माइनस बनने का प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो। और Na प्लस से Na बनने का प्रोसेस भी कैसा है, एक्सो। मतलब ये भी एक्सो, ये भी एक्सो। अभी देखो, आंसर पे अपन पहुंच गए, लेकिन एक जगह पर आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है बाद में, इसलिए मैं वो क्लियर कर दूं आपको। मुझे एक बात बताइए, Na प्लस जो है, Na प्लस से Na बनाने के प्रोसेस पे हमने बात करी। मैंने क्या बोला, कैटायन जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। और जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या 2p6 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है बेटा, है। और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, अरे चाहेगा कि नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा, हाँ। तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं बाद में, कि आपके मन में अगर आ गया कि सर ये तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन कहीं भाड़ में, प्लस है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। ईए में आपको दो चीजों पे ध्यान रखना होता है, वो दो चीजें क्या है, कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, कैटायन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो ये प्रोसेस डेफिनेटली एक्सो होगा। और एनायन में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो ये डेफिनेटली एंडोथर्मिक होगा। याद करिए, प्रीवियस क्लास में हमने सक्सेसिव ईए के बारे में बात करी थी, कि एनायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए इन दोनों के रिपल्शन को ओवरकम करना होता है, और रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ईए का क्वेश्चन आता है, अगर एनायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो प्रोसेस ऑलवेज एंडो, और कैटायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो ऑलवेज एक्सो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कॉन्फ़िगरेशन का कोई रोल नहीं होता है। नोट कर ले बच्चा इस बात को। सारे आंसर्स आपके सामने, फटाफट चेक कर लीजिए जिसने जो भी आंसर्स लिखे हैं। कैटायन में इलेक्ट्रॉन का जुड़ने का प्रोसेस हमेशा एक्सो होगा, और एनायन में इलेक्ट्रॉन जुड़ने का प्रोसेस हमेशा एंडो होगा, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, जब जब अट्रैक्शन होगा एनर्जी रिलीज होगी, और माइनस माइनस को रिपेल करेगा, और जब जब रिपल्शन होगा तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी ही पड़ेगी। चलिए, है ना। अब ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम लोग आ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया जाए या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दिया जाए, बात एक ही है। ध्यान सुनिएगा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि एनसीईआरटी में जो आर्टिकल लिखा है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में लिखा है, वो ईए के टर्म्स में नहीं बोलता है। किसके टर्म्स में बोलता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ध्यान सुनना, जब भी मेरा ईए पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एचईजी क्या होगा, नेगेटिव। याद करिए, पिछली क्लास में ये बातें कर चुके हम। और जब ईए मोर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एचईजी मोर नेगेटिव होगा, मोर टू मोर चलेगा। ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है। इसी को मैं ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकता हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा होगा। जब ईए मोर तो डेल्टा एचईजी भी मोर, जब ईए लेस तो डेल्टा एचईजी भी लेस। बस प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। आइए मुझे बताइए, हमारे पास 6 तरह के क्वेश्चंस की मैंने बात करी आपसे बार बार। वो 6 क्वेश्चन कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड,
दूसरा होता है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तीसरा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, चौथा होता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, पांचवा होता है दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप, और छठा होता है रैंडम। तो वो फिफ्थ और सिक्स्थ तो हम हमेशा क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। चार जो केसेस है वो हमेशा फैक्टर्स में आ जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास कौन सा हथियार है बेटा? जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको क्या देखना है बेटा? जेड इफेक्टिव देखना है। और मुझे बताइए, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो बताइए, आने वाले इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा या बाद में अट्रैक्ट करेगा? जल्दी। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन होगा, ईए का पॉजिटिव वैल्यू भी उतना ही ज्यादा। ईए क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। तो बेटा, अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वैल्यू किसका हो जाएगा? ईए का। ये बात तो अपन ने समझ ली, लेकिन पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि याद करिए, क्या ईए के क्वेश्चन में कुछ प्रोसेस एंडो और कुछ प्रोसेस एक्सो हुआ करते हैं कि नहीं हुआ करते? हुआ करते हैं। जब भी ईए का क्वेश्चन आएगा, कोई भी ईए के ऑर्डर का क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो सेपरेट करना है एंडो एंड एक्सो को। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, सेपरेट एंडो एंड एक्सो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि बेटा, एंडो वाले जो होते हैं ना, वो ऑर्डर में कहां होते हैं? पीछे। और एक्सो वाले कहां होते हैं बेटा? ऑर्डर में आगे। और एंडो वाले जो है ना, इसका ऑर्डर हमने पिछली क्लास में बनाया था, ग्रुप 18 पीछे, ग्रुप 2 उसके आगे, और नाइट्रोजन उसके आगे। ये हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब ये जो एक्सो वाले होते हैं ना, उनके लिए ये फैक्टर आप पढ़ रहे हैं, तो ध्यान सुनना। सबसे पहला काम क्या करना है? अलॉन्ग विथ एंडो एक्सो प्रोसेस क्या लगाना है बेटा? जेड इफेक्टिव। पहले एंडो एक्सो को सेपरेट करना है। एंडो हमेशा ऑर्डर में कहां चला जाएगा? पीछे। और एक्सो प्रोसेस जो है ना, उसके लिए आप कौन सा फैक्टर यूज करोगे? जेड इफेक्टिव वाला, कि भाई इनमें से किसका अट्रैक्शन ज्यादा और किसका अट्रैक्शन कम, वो डिसाइड किससे होगा? जेड इफेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड केस पे चलते हैं। डाउन द ग्रुप, बेटा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाने पर हमने जो फैक्टर डिसाइड कर रखा है पहले से, वो कौन सा बेटा? शेल नंबर, या शेल नंबर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आइए, हमने जो फैक्टर यहां पर ग्रुप में डिसाइड कर रखा है वो है एटॉमिक साइज या शेल नंबर। एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी में ऐड होगा, तो वो न्यूक्लियस के पास होगा कि दूर होगा? दूर होगा। और दूर होगा तो न्यूक्लियस का उस पर अट्रैक्शन ज्यादा या कम? कम। तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम? इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम। और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम, तो उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? ईए। इलेक्ट्रॉन के लिए लगने वाले अट्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन के लिए लगने वाली एफिनिटी को बोला जाएगा ईए। डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, और ईए का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब ईए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। लेकिन इसका एक जोरदार एक्सेप्शन है, और वो धमाकेदार एक्सेप्शन कौन सा है बेटा? पी ब्लॉक। ध्यान सुनना, पहले ये बात जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक में ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा? पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में भी कहां? ध्यान से देखिए, पी ब्लॉक के जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं और पी ब्लॉक के जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, अभी मैं इसके बाद अलग से बता दूंगा आपको वो एप्लीकेशन, तो उसके अंदर सेकंड और थर्ड में वैसे तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड, थर्ड से फोर्थ पीरियड, फोर्थ से फिफ्थ पीरियड, डाउन द ग्रुप जाने पर ईए साइज बढ़ रहा है, ईए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, ईए कम होना चाहिए। लेकिन सेकंड और थर्ड में ईए का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। वो क्यों हो जाता है वो थोड़ी देर के बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड आपको मिल गया कि टॉप टू बॉटम जाने पर ईए क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। याद करिएगा, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का होता है, रेडियस का ट्रेंड क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बड़ा। जैसा ट्रेंड साइज का होगा, ठीक उसका उल्टा आईई, ईए और ईएन होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रहा है तो आईई, ईए, ईएन बढ़ेंगे, और टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है तो आईई, ईए, ईएन तीनों क्या हो रहे होंगे? कम हो रहे होंगे। जनरल ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए तो एक ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है शुरू से, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। पर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है या ईए निकालना है बेटा? ईए। तो मुझे बताइए, जेड इफेक्टिव और ईए डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। और इसीलिए जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने क्या लिख दिया बेटा? ईए। पहले तो एक काम करें, ये जो फैक्टर्स आपके सामने लिखे इसको नोट डाउन करिए, फिर इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं। 2 मिनट का समय है, समय शुरू होता है अब।
फैक्टर्स दिमाग में फिट करते जाए, जितनी बार लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव, टॉप टू बॉटम जाने पर शेल नंबर या रेडियस बोल देंगे उसको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट जब भी आ जाए, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। चलो बेटा ना, इसके बाद आगे डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो डिस्कशन है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इस फैक्टर को हम जो नाम दे सकते हैं वो नाम क्या आ जाता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम भी दे सकते हैं। याद करिए आईई के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक फैक्टर पढ़ा था, और उस आई के फैक्टर में हम लोगों ने ये बोला था कि S2 एंड P1 में एक्सचेंज होगा एंड P3 एंड P4 में एक्सचेंज होगा। ये बात हमने किसमें करी थी बेटा, आईई के अंदर। ध्यान सुनना, यहां पर अब हम आईई नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ईए। और ईए के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक्सचेंज होते हैं, पर वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान सुनेगा। वहां पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था, S2P1। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, S1P1। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, S1 एंड P1 में एक्सचेंज होगा और P2 एंड P3 में एक्सचेंज होगा। ध्यान से देख लीजिए, आईई के अंदर जो एक्सचेंज होता है वो S2P1 और P3 P4 में होता है, जबकि ईए में जो एक्सचेंज होगा वो S1P1 और P2 P3 में। मतलब आप एक बात देख सकते हैं, P1 P2 P3 तीनों लाइन से आ रहे हैं इसमें। अब ऐसा क्यों है सर, यहां एक्सचेंज अलग कॉन्फ़िगरेशन में हुआ और यहां एक्सचेंज अलग कॉन्फ़िगरेशन में हो, उसका कारण क्या है। कारण इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आईई में आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, ईए में आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के पहले कौन स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कौन स्टेबल हो जाएगा, उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा था। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के पहले कौन स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद कौन स्टेबल हो जाएगा, उनके बीच का एक्सचेंज हो रहा था। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करने वाले हो, क्या करने वाले हो, ऐड करने वाले हो। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के पहले कौन स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कौन स्टेबल हो जाएगा, उनके बीच में यहां पर क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज हो रहा है। S1P1 में यह बात वैलिड नहीं होगी। क्यों वैलिड नहीं होगी, इसमें लगेगा पेनिट्रेशन पावर, है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। याद करिएगा, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस को हमने क्या बोला था, पेनिट्रेशन। क्योंकि यहां पर S2P1 आना चाहिए था, लेकिन S2 कौन से ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 जो होता है ना, वो तो वैसे ही एंडोथर्मिक प्रोसेस वाले होते हैं, ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, इसलिए उसको यहां पर आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ध्यान सुनना, यहां पर जो आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा, पहले दिमाग में फिट कर लीजिए इस बात को कि आई के अंदर जो एक्सचेंज होता था वो किसमें होता था, S2P1 और P3 P4। लेकिन ईए के अंदर जो एक्सचेंज होगा वो किसके अंदर होगा बेटा, S1P1 एंड P2 P3। फटाफट बोलिए, ईए के अंदर किस किस में एक्सचेंज होगा, S1P1 एंड P2 P3। फिर से बोलो, किस में एक्सचेंज होगा, S1P1 एंड P2 P3। आई के अंदर किसका एक्सचेंज था, S2P1 एंड P3 P4।
यहां पर किसका एक्सचेंज है? S1 P1 एंड P2 P3, ये एक्सचेंजेस है। ठीक है, अब आगे मेरी बात सुनिएगा ध्यान से बेटा। ये एक्सचेंज हो जाने के बाद, ध्यान सुनिएगा, ये एक्सचेंज हो जाने के बाद क्या कंडीशंस बनती है, आइए उसको देखते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बोली थी, आई के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड या ज्यादा से ज्यादा फोर्थ पीरियड तक का। और जब हमने वो कॉन्फ़िगरेशन के एक्सचेंजेस लिखे भी थे तो वहां हमने लिखा था वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड, इस तरह से हमने लिखा भी था। ईए के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा, आपको मैंने पिछली क्लास में भी क्लियर करा था, एनसीईआरटी डी एंड एफ ब्लॉक का ईए आपको नहीं देता है। तो ईए का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो सेकंड पीरियड के ईए का क्वेश्चन आएगा या थर्ड का आएगा, और सेकंड और थर्ड में से भी सेकंड का ही आएगा, ये बात कंफर्म है। हालांकि हम थर्ड भी पढ़ते हैं, कभी इन केस दे दे थोड़े से आगे लेवल का, तो इसीलिए। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एक्सचेंज S1 P1, दूसरा एक्सचेंज P2 P3। अब S1 P1 की बात करते हैं। मुझे बताइए S1 कॉन्फ़िगरेशन कौन से ग्रुप की होगी बेटा? ग्रुप नंबर 1, एस ब्लॉक का पहला ग्रुप। और P1 कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? पी ब्लॉक का पहला ग्रुप, दैट इज ग्रुप 13। मुझे बताइए ग्रुप 1 में आने वाला सेकंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड में आने वाला ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है, मुझे बताइए यहां कौन आएगा? लिथियम, यहां कौन आएगा? सोडियम, यहां कौन आएगा? बोरॉन, यहां पर कौन आएगा? एल्यूमिनियम। और बेटा इनका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, यह है 2p1, यह है 3s1 और यह है 3p1। मुझे बताइए क्या S1 P1 में एक्सचेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वैसे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में ये लेफ्ट में आता है, ये राइट में आता है, पीरियड में ये लेफ्ट में आता है, ये राइट में आता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता तो ईए बढ़ना चाहिए, लेकिन इनके अंदर ईए का ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना है, जो S1 P1 का जो चेंज होगा, ये चेंज सेम पीरियड के अंदर होगा। ऐसा नहीं करना कि इसका S1 ले लो, उसका P1 ले लो, उसका P3 ले लो। ये जो हम बात करते हैं ये किसके लिए करते हैं? सेम पीरियड के लिए। ठीक है, आगे सुनिएगा। अगले केस पे आते हैं, इस वाले पे। मुझे बताइए P2 ग्रुप, पी ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है? सेकंड। पी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 14। और पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप नंबर 15। इसके लिए भी हम लोग सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो यहां आता है कार्बन, यहां आता है सिलिकॉन, यहां आता है नाइट्रोजन, यहां आता है फॉस्फोरस। मुझे बताइए क्या कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2p2 और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3p3 होता कि नहीं होता है बेटा? होता है। अब मुझे बताओ इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है बेटा? स्टेबल। अरे हाफ फील्ड स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। जबकि इसको अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अभी तो अनस्टेबल है, बाद में इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा? स्टेबल। S2 लिख दिया मैंने, हाँ, तो स्टेबल हो जाएगा। और अगर स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहेगा, जबकि ये स्टेबल से इलेक्ट्रॉन गेन करके अनस्टेबल होना नहीं चाहेगा। दोनों बातें एक ही चीज को सपोर्ट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा। अच्छा एक और बात बताओ, क्या इसको मैं एंडो एक्सो से भी कर सकता था? एंडो एक्सो, ये तो एंडो नहीं है, ये दोनों ही एक्सो है, पर ये एंडो था, ये एक्सो था। याद रखिएगा ईए का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले एंडो और एक्सो को छांटना है आपको। एंडो ऑर्डर में हमेशा पीछे, एक्सो ऑर्डर में हमेशा आगे। एंडो एंडो का ऑर्डर हमने पिछली क्लास में बनाया था, ग्रुप 18 ग्रुप 2 नाइट्रोजन, जो मैंने यहां लिखा था थोड़ी देर पहले। और एक्सो एक्सो के लिए ये सब बातें हम कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। आइए इसको ऑर्डर को बना लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जो पी ब्लॉक में मैंने बोला सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एक्सचेंज आता है उसको डिस्कस करते हैं।
चलिए बेटा ना, अब ये जो भी केसेस अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके बाद एक लास्ट और फैक्टर हमें समझना, वो फैक्टर क्या, इधर ध्यान दीजिएगा। ये वाली जो बात करी थी हमने पी ब्लॉक में, आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये है कैसे और क्यों ये ऑर्डर ऐसा बनता है ना। ये एनसीईआरटी में पूरा एक पैराग्राफ आपको दे रखा है और फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बात कर रखा है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। फिफ्थ वाला जो फैक्टर यहां पर हम लोग बना रहे हैं, इसको चांद सितारों सजा देना, क्योंकि ईए का जब भी क्वेश्चन आता है मेनली ये वाला पॉइंट टारगेट करने की कोशिश होती है बेटा। उस क्वेश्चन में मेनली ये वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, पी ब्लॉक के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा। वैलिड ओनली फॉर पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर के बाद। पी ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें सेकेंड पीरियड के मेंबर्स की, और पी ब्लॉक में यदि हम बात करें थर्ड पीरियड के मेंबर्स की, तो इसमें आपको ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 ये सब दे दिया जाएगा, ठीक है। इवन ग्रुप नंबर 18 वगैरह भी दे दिया जाएगा, और इससे पहले वाले ग्रुप भी अगर देता है ना 13, 14, तो भी ये जो ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं सेम ऐसे ही ऑर्डर वैलिड होता है। पर एनसीईआरटी ने जो वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, वो 15, 16, 17, 18 की दे रखी है, इसलिए क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इसलिए मैं 13 और 14 लिख नहीं रहा हूं। कभी इन केस पी ब्लॉक का 13, 14 आ जाए तो भी ये बात वैलिड है। देखो यहां पर मेंबर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यहां पर है ऑक्सीजन सल्फर, यहां पर है फ्लोरीन क्लोरीन, और यहां पर है नियोन और आर्गन। ध्यान सुनिएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहां पर उल्टा होगा। खड़े हो जाओ भाई दोनों, सेकंड लास्ट बेंच, काला नीला, इधर आओ बाहर। बोर्ड पे आओ, आओ इधर आओ, कैमरे के सामने आओ। जीवन भर बच्चे देखेंगे तुमको, इधर देखो सामने, ये देखो, इसको देखो, आओ, ये देखो, इसको भी देखो। दोनों बातें कर रहे क्लास में, ठीक है। अभी ऑर्डर बनाएंगे इधर, ठीक है। चलो बेटा, I2 का ऑर्डर बना दो सेकेंड पीरियड के लिए। बना, वो मत बता, ऑर्डर बना दे। क्या करना है क्या नहीं करना से मतलब नहीं मेरे को, ऑर्डर बना के दिखा दे बस। 30 सेकंड का समय है। नीचे भी लिख सकते, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। हाँ आराम से लिख। टाइम सब पड़ोसी को देते मार कर। ले भाई तू बना ले। अबे इतना ही आता था तो खुद ही कर लेता ना। हाँ, लिखना क्या था। हो गया है। पड़ गई कलेजे में ठंडक तुम्हारे है। क्या करा ये तूने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया किसमें से, है बेरिलियम में से। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम थोड़ी बेटा कि अपने को जो आता है वो लिख के आ जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा। वहां जो पूछा गया होगा वही लिखोगे तभी नंबर मिलेगा ना। क्या बोला था क्वेश्चन, सेकेंड ग्रुप की, बहुत बढ़िया। अब घर जाके वापस से रिकॉर्डिंग देखना। अरे रिकॉर्डिंग वापस देखना घर जाके, जिसमें तुम्हारी शक्लें दिखी ना, उससे पहले देखना उसको आराम से, उसमें क्या बोला गया था। हाँ
वाह, अरे वाह, जोरदार तालियां बनती इसमें तो। अब बताओ, बत्ती जलने में लगेंगे 3 मिनट और एग्जाम में समय मिलेगा 1 मिनट। चले है ना। तो हम लोग डिस्कशन ये कर रहे थे कि सेकंड और थर्ड पीरियड जो होता है ना पी ब्लॉक के अंदर, तो सेकंड और थर्ड पीरियड में 13 से लेकर 18 तक के जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनके अंदर ईए का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। अब चेंज क्या हो जाता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईए डिक्रीज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होना चाहिए, बिकॉज साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन पी ब्लॉक के अंदर जब आप ईए ऑफ सेकेंड पीरियड का ऑर्डर देखते हैं और ईए ऑफ थर्ड पीरियड का ऑर्डर देखते हैं, तो बेटा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ईए का ऑर्डर आपको कुछ इस तरह से मिलता है। सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर पी ब्लॉक के अंदर ऑर्डर रिवर्स मिला है। और इसी पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ईए के ग्रुप का पूछता है। ज्यादातर बार जो क्वेश्चन आएगा वो किसका आएगा बेटा, ग्रुप नंबर 17 का। प्रीवियस ट्रेंड्स देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। और वो भी क्यों पूछेगा, क्योंकि वैल्यू एनसीईआरटी ने मेनली ग्रुप 16 17 की आपको दे रखी, 18 की भी दे रखी, 15 में तो मैं सिर्फ इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूं, बाकी वैल्यूज इन्हीं की है तो क्वेश्चन इन्हीं पे आता है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, ऐसा होता क्यों है इसको समझने के लिए। वैसे तो डाउन द ग्रुप ईए का ऑर्डर कम होना चाहिए, लेकिन पी ब्लॉक के सेकेंड और थर्ड पीरियड में ऑर्डर ऑफ 3A थर्ड वाला पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा। पहले तो ये अपन ने बनाया। अब ऐसा है क्यों, तो उसको एनसीईआरटी क्वेश्चन के फॉर्म में, एक पैराग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करता है। अगर किसी ने 11th क्लास जो है स्कूल में अच्छे से पढ़ी हो, स्कूलिंग करके, तो उसमें क्वेश्चन आता है, बाय ईए ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ईए ऑफ फ्लोरीन, है ना, एक्सप्लेन। 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन बना के देता पेपर में। अब देखो ध्यान सुनेगा, वाई ईए ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ईए ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो ईए ऑफ क्लोरीन ज्यादा क्यों है ईए ऑफ फ्लोरीन से, जबकि उल्टा होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है, उसका कारण समझते हैं। कारण ये बेटा कि फ्लोरीन जो है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड। क्लोरीन जो है कौन से पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड। अब ध्यान सुनना, इसका कॉन्फिगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। बेटा इसका कॉन्फिगरेशन अगर आप लिखते हो तो कॉन्फिगरेशन बनेगा 2,7, इसका कॉन्फिगरेशन बनेगा 2,8,7। सेकेंड पीरियड है तो 2 शेल है, थर्ड पीरियड है तो 3 शेल है। भैया ये आता है ना, 1s2 2s2 के बदले मैंने ऐसे लिख दिया, चल जाएगी बात। ये 1s2 2s2 2p5 है, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है। ठीक है, अब सुनो, फ्लोरीन के सेंटर में न्यूक्लियस, क्लोरीन के सेंटर में न्यूक्लियस, इसके आसपास पहला शेल आया और इसके आसपास दूसरा शेल आया। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे बताइए क्लोरीन के लिए जब मैं बात करूं तो क्लोरीन में पहला शेल आया, दूसरा शेल आया और तीसरा शेल आया। ऑब्वियसली फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन का साइज क्या होगा, ज्यादा। अब इसमें जब 7 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करवाना है। एडिशनल इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो ध्यान सुनेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करने के लिए अट्रैक्शन कौन दिखाएगा, न्यूक्लियस। दोनों में से ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस ऊपर वाले का होगा, क्योंकि साइज छोटा है तो उसके लिए अट्रैक्शन ज्यादा दिखाएगा। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर कम होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है पावरफुल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा नजदीक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। जल्दी अट्रैक्ट करेगा मतलब मुझे बताइए, इनमें से जेड इफेक्टिव कौन ज्यादा दिखा रहा है, ऊपर वाला, और जेड इफेक्टिव कौन कम दिखा रहा है बेटा, नीचे वाला। ध्यान सुनते जाइएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन को तुरंत अट्रैक्ट करके बुला लिया। कहां बुला लिया, शेल के बाहर, ऐड नहीं हुआ, बस खींच लिया उसने जल्दी से कि आ जा भाई, अट्रैक्ट हो जा। और इसका अट्रैक्शन का पावर क्या है, कम है। कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को बुला तो रहा है, लेकिन इसके मुकाबले यहां पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है, तो इलेक्ट्रॉन आराम जल्दी आएगा कि धीरे धीरे आएगा, धीरे, ऐसे आ रहा घूमते फिरते, ऐसे आएगा। इसके नीचे जो ब्रोमीन आयोडीन होगा ऐसे आएगा, ठीक है ना, ध्यान समझना। तो इसमें क्योंकि दो चीजें अपने को समझनी है, दो चीजें क्या समझनी है भाई, इनमें क्यों चेंज हुआ, नीचे वालों में क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि नीचे वालों में वो जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ना, बहुत धीरे करते, बहुत धीरे। इसने जल्दी करा, इसने बाद में किया, और नीचे वाले तो और बिल्कुल ऐसे इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ वहीं पे, आजा 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 आजा, नहीं आना नहीं आना नहीं, ऐसे चल रहा है। ठीक है ना, अब सुनो,
आगे पॉइंट सुनो। अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब मुझे बताओ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के फिल होने का सीक्वेंस समझिएगा जरा ध्यान से बेटा। मान लो ये एक शेल है और इस शेल के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आया, मान लो मैंने यहां भर दिया, और इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मान लो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं टोटल। अब मुझे बताओ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आना पसंद करेगा या फिर पहले से वो बचे हुए के लिए जगह बना के लाएगा? कौन सा केस सही है, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा सही है? क्यों सही है? क्यों सही है? इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो क्या वो 8 के लिए पहले से जगह छोड़ के आएगा क्या? उसको क्या मतलब, जो आएगा वो आएगा, पहले तो अपना रिपल्शन कम करेगा ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक है। अब मान लो एक और इलेक्ट्रॉन आया तीसरा, तो क्या तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा या इसके आने के पहले इन दोनों को एडजस्ट होकर बेटा तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे लाना पड़ेगा ताकि तीनों का डिस्टेंस क्या रहे? बराबर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे एंट्री नहीं होती इलेक्ट्रॉनों की एंट्री ऐसे होती है। अब चौथा आएगा तो पहले इनको पहले पास आना पड़ेगा, जगह बनाएंगे और फिर जाके चौथा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तब तक वो इलेक्ट्रॉन दरवाजे पे खड़ा रहेगा। वैसी कहानी है, इलेक्ट्रॉन आ तो गया, इसने इलेक्ट्रॉन जल्दी बुला लिया, इसका इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते आ रहा है आराम से, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यही दरवाजे पे खड़ा रहेगा क्योंकि इनको पहले पास पास चिपकना पड़ेगा, उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, और इनको भी पास पास चिपकना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। मुझे बताइए दूसरे शेल में, ये सेकंड शेल है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 ही आ सकते हैं, लेकिन थर्ड शेल में एसपीडी तीनों होते हैं और इसीलिए वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। बताइए 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 7 भरे हुए, और 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 7 भरे हुए, तो बताइए यहां पर स्पेस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो इनको पास खसकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत दूर दूर है और ये बहुत पास पास है। 7 तो भरे हुए, 8वां आना है, तो ये फटाफट पास नहीं आ पाएंगे, इनको समय लगेगा एक दूसरे के पास आने में, जबकि ये तो खटाक से खसकेंगे और इलेक्ट्रॉन को अंदर आराम से एंटर करवा लेंगे। और इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां आया तो जल्दी, लेकिन एंटर होने में उसको टाइम लग जाता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन आता है आराम से, लेकिन जितनी देर में आ रहा होता है ना, उतने देर में वो पहले से जगह बना के बैठ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो होती है ना, वो तूफानी रफ्तार से आते के साथ हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन आने से लेकर ऐड होने तक का काम इसमें जल्दी हो जाता है और इसमें बाद में होता, और इसीलिए सेकंड और थर्ड पीरियड में से थर्ड पीरियड वालों की पी ब्लॉक के थर्ड पीरियड वालों की ईए क्या होती है? ज्यादा। अब एक और बात सुनो सर, ऐसा पी ब्लॉक में ही क्यों हुआ, एस ब्लॉक में क्यों नहीं हुआ? एस ब्लॉक में ऐसे नहीं हुआ क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है मेटल्स, मेटल का साइज नॉन मेटल्स के मुकाबले पहले ही बड़ा होता है। ये फ्लोरीन का साइज छोटा, क्लोरीन का बड़ा होगा, जबकि याद करो ना, हमने एक साइज का ऑर्डर पढ़ा था, लिथियम और आयोडीन में तो लिथियम ही बड़ा होता है। तो इसमें ये जो रिपल्शन वाली बात है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन लग रहा होगा वो इसमें नहीं लग रहा होगा। इसलिए एस ब्लॉक के अंदर सेकंड और थर्ड पीरियड में देयर इज नो एक्सेप्शन, नो एक्सचेंज, जबकि ये एक्सचेंज या ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें आता है बेटा? पी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है, तो एक काम करें, पहले तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इस ऑर्डर को आप लिखे और इसको मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखाता हूं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आंसर मैं लिखा देता हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में। कल 2-4 क्वेश्चन हुए टेस्ट में कि नहीं हुए? हो गए? बस बहुत है, और क्या, 2 हो गए ना, बहुत है। अगले में 3 कर लेना, 2-4 साल में सारे हो जाएंगे। चलिए ना, क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो लिखा ही, मतलब आपके सामने, इसका रीजन बोल दे रहा हूँ, सोल्यूशन बोल दे रहा हूँ। कभी भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस रीजन पे आपको जाना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी का पैराग्राफ है। रीजन क्या है पहले एक बार सुन लीजिए। फ्लोरीन में साइज छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, साइज छोटा है,
साइज छोटा किसका बेटा, यहां पर एक बात समझिएगा, ये है 2s और 2p है ना, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब ये है 1s2, ये है 2s2 2p5 और ये है 3s2 3p5। तो क्या है कि ये जो p सबशेल है 2p और 3p, भाई इलेक्ट्रॉन को जो ऐड होना है वो इसी में तो ऐड होगा। अब नया इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसी के अंदर एंटर करेगा, इसी के अंदर एंटर करेगा। तो 2p का साइज छोटा है, 3p का साइज बड़ा है। तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से पास पास होंगे पांचों, यहां पर पांचों इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, तो यहां पर नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा लगेगा, यहां पर नए आने वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन कम लगेगा। इसलिए यहां पर एडिशन होने में समय लग जाएगा क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, और यहां पर ऐड आराम से हो जाएगा क्योंकि यहां पर रिपल्शन कम है। रीजन बोल रहा हूं, लिखिएगा। साइज ऑफ फ्लोरीन एफ है ना, साइज ऑफ फ्लोरीन, size of fluorine is smaller as compared to, size of fluorine is smaller as compared to chlorine, as compared to chlorine, as fluorine F है ना, as fluorine is a member of second period, as fluorine is a member of second period, whereas chlorine is a member of third period, whereas chlorine is a member of third period। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का और क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है। क्लोरीन इज अ मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड, फुल स्टॉप। आगे लिखें, द एडिशनल इलेक्ट्रॉन is added with difficulty, the additional electron is added with difficulty in fluorine F, in fluorine F, because the electron repulsion, because the electron repulsion is more in it, is more in it, whereas in chlorine, whereas in Cl, the electron repulsion is less. In chlorine, electron repulsion is less, hence electron repulsion is less, hence addition of electron is easy, addition of electron is easy, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज लेस, हेंस द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी। ठीक है, तो चलिए ये तो रीजन के ऊपर बात हो गई। अच्छा, इसी को एग्जाम में, जैसा अभी मैंने शेल के फॉर्म में लिखा है आपको कि सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो यही बात एग्जाम में सबशेल के फॉर्म में भी दी जा सकती है कि 2p सबशेल का साइज छोटा होता है, 3p सबशेल का साइज बड़ा होता है। 2p सबशेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा लगेगा, 3p सबशेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम लगेगा। तो जो भी दे दे, शेल बोल दे या सबशेल बोल दे, काम चल जाना चाहिए। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पी ब्लॉक के अंदर ऐसा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऑर्डर्स बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑर्डर्स बनाने की तरफ चले, ध्यान से देखिएगा। ये सारे जो 5 हमको फैक्टर्स पढ़ने थे वो फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 केसेस को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो कैटेगरी हम लोग समझते हैं वो कौन सा समझते हैं बेटा, इन अ पीरियड। और इन अ पीरियड हम लोग शुरू से एस और पी ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं एक साथ, डी ब्लॉक को अलग पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक को अलग पढ़ते हैं। डी और एफ का यहां पर कोई रोल है नहीं, तो आपको सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड का ऑर्डर समझना है। इनमें से भी ध्यान सुनना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो 99% क्वेश्चन आपको कहां से मिलेगा, सेकेंड पीरियड से ही मिलेगा। तो इसको हमको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ध्यान सुनेगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बेटा एक बात बताइए, यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर कौन सा फैक्टर लगाना है आपको, जेड इफेक्टिव तो लगाना है। साथ ही साथ S1 P1 और P3 P2 P3 में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। साथ ही साथ मैंने बोला था सबसे पहला काम एंडो और एक्सो को सेपरेट करना है, उसके बाद आपको जेड इफेक्टिव लगाना है, और साथ ही साथ S1 एंड P1 एंड P2 एंड P3 में क्या करवाना है, एक्सचेंज। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें ईए का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ढेर सारी चीजें, पहले तो एंडो एक्सो सेपरेट कराना है। मान लो ये भूल गए तो खेल खत्म। चलो मान लो आपने सेपरेट कर लिया, तो फिर एंडो का ऑर्डर कैसे बनेगा, वो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो खेल खत्म।
चलो फिर एक्सो पे आ गए, एक्सो में फिर लगाना है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव लगाना है, लेकिन साथ ही साथ एक्सचेंज करना है, ये भी नहीं कर पाए तो खेल खत्म। तो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली काम कर रही है, और इसीलिए उसको मैं आपको अभी ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है, क्योंकि सेकंड पीरियड का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले अपन कॉन्सेप्चुअली उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। आइए इधर ध्यान दीजिएगा बेटा, एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या करना है, एंडो और एक्सो को सेपरेट करना है। मुझे बताइए एंडो कौन कौन होता है, बताइए। ग्रुप 18, ग्रुप 2 और नाइट्रोजन, ये तीनों कौन सी प्रोसेस है, एंडो, एंडो और एंडो। अच्छा एंडो कौन है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन दिखाता है कि नहीं दिखाता है, नहीं दिखाता, मतलब वो ये के ऑर्डर में आगे जाएगा कि पीछे आएगा, पीछे, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा तीनों में से कौन बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं दिखाता, नियॉन। उससे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाता है, बेरिलियम। और उससे ज्यादा अट्रैक्शन कौन दिखाता है, नाइट्रोजन। ये तीनों कौन से प्रोसेस है, एंडो। और जितने भी एक्सो वाले हैं वो इससे आगे जाएंगे। यहां तक की बात समझ में आती है। अब जो एक्सो एक्सो है ना, उनके लिए लगाना है जेड इफेक्टिव। एक्सो एक्सो के लिए क्या लगाना है, जेड इफेक्टिव। मुझे बताइए लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा। लेकिन एक्सचेंज का ध्यान रखिए, क्या S1 और P1 में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये और ये दोनों क्या हो गए बेटा, एक्सचेंज हो गए। और बताइए साथ में P2 और P3 में भी एक्सचेंज होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छा ये P2 और P3 का एक्सचेंज होने का मतलब क्या है, कि P2 का EA कायदे से कम होना था, P3 का EA कायदे से ज्यादा होना था, और एक्सचेंज होने का मतलब है P3 का EA कम हो जाएगा और P2 का EA ज्यादा। क्या वो ऑलरेडी हो चुका है? अब देखो ना, इसका एक्सचेंज का मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट के हिसाब से इसका EA ज्यादा होना था, और एक्सचेंज होने का मतलब है कि नाइट्रोजन का EA कम हो जाएगा और कार्बन का EA ज्यादा। अब आप देखो नाइट्रोजन तो ऑलरेडी कार्बन से पीछे ही तो आ चुका है, यहां पर वापस से एक्सचेंज मत कर देना कि पता चला आपने पहले एंडो में इसको पीछे ले गए, फिर याद आया कि P2 P3 में एक्सचेंज करना था, तो यहां पर आ रहा था आपका P2, यहां आ रहा था P3, वापस से आपने एक्सचेंज कर दिया। नहीं, एक्सचेंज का मतलब यह है कि P2 और P3 में से जिस P3 का EA कायदे से ज्यादा होना था लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव के हिसाब से, और P2 का EA कम होना था, उसको एक्सचेंज करने का मतलब यह है कि P3 ऑर्डर में पीछे जाएगा, P2 ऑर्डर में आगे आएगा। क्या P3 ऑलरेडी ऑर्डर में पीछे जा चुका है? हाँ, इसका मतलब अब यहां पर फर्दर आपको एक्सचेंज कराने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, लिथियम और बोरॉन में जब चेंज किया तो इनका एक्सचेंज हो गया, बोरॉन आ गया यहां पर, लिथियम आ गया यहां पर। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ऑलरेडी पीछे जा चुका है, कार्बन आगे आ जाएगा, और ऑक्सीजन फ्लोरीन का जो ऑर्डर है वो जैसा होना था वैसे का वैसा रहेगा। ये ऑर्डर बन गया है, ध्यान सुनिएगा फिर से। यहां पर आइए इसी बात को अप्लाई करते हैं एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, एंडो एक्सो को सेपरेट करना है। अच्छा एंडो एक्सो को सेपरेट करना है तो मुझे बताइए इसमें से ग्रुप टू क्या हो जाएगा, एंडो। ग्रुप 18 क्या हो जाएगा, एंडो। और नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन था, उसका ग्रुप नहीं था, तो यहां दो ही एंडो है। अच्छा ये दोनों इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इसमें से ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो सबसे पीछे कौन गया, आर्गन, और उससे आगे कौन गया, मैग्नीशियम। अब ये दोनों क्या थे, एंडो, और बाकी सारे क्या आएंगे, एक्सो। अच्छा एक्सो एक्सो के लिए क्या लगाऊंगा, जेड इफेक्टिव। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर बाकी सब में जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव के हिसाब से यहां आना चाहिए सोडियम, फिर आना चाहिए एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। लेकिन क्या S1 P1 में एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये S1 और ये P1 एक्सचेंज हो जाएंगे। S1 और P1 एक्सचेंज हो गया तो ये एल्यूमिनियम और ये सोडियम, एल्यूमिनियम और ये सोडियम, ये ऑर्डर आ गया। इसके अलावा P2 P3 में एक्सचेंज होगा। P2 P3 में एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि सिलिकॉन का EA ज्यादा, फास्फोरस का कम। क्या यहां पर जैसे नाइट्रोजन तो यहां ऑलरेडी पीछे चला गया था, फास्फोरस पीछे नहीं गया है, इसलिए इस बार एक्सचेंज होगा, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यहां आएगा फास्फोरस, यहां आएगा सिलिकॉन, यहां आएगा सल्फर और यहां आएगा क्लोरीन। आपको एग्जाम में मैंने बोला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 99% वो क्वेश्चन किसका आएगा बेटा, सेकंड पीरियड का, तो उसी के ऊपर मेनली बात करेंगे। पहले इस ऑर्डर को देखो। आप मुझे बताओ ये हमने किसका ऑर्डर बनाया, EA का कि डेल्टा HEG का? क्वेश्चन एग्जाम में EA या डेल्टा HEG में से किसी का भी आ सकता है। ये EA का कौन सा ऑर्डर है, पॉजिटिव वैल्यू का है कि नेगेटिव वैल्यू का है, पॉजिटिव। EA की जब भी बात होगी ना तो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन है का ऑर्डर बन रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन कम है, मतलब हम लेफ्ट टू राइट EA के पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल
भी अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा। अट्रैक्शन दिखाएगा तो ईए का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा ईए का वैल्यू उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। अब मुझे बताओ, अगर इधर से इधर जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है, इधर से इधर जाने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से वहां जाने पर डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है? क्योंकि जब ईए मोर पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एचईजी मोर नेगेटिव होगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाए सेकेंड पीरियड के लिए मोस्ट पॉजिटिव ईए किसका, सेकेंड पीरियड में मोस्ट पॉजिटिव ईए किसका? फ्लोरीन का। लीस्ट पॉजिटिव ईए किसका? नियॉन का। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, जिसका ईए मोस्ट पॉजिटिव, क्या उसका डेल्टा एचईजी मोस्ट नेगेटिव होगा? हाँ। तो सेकेंड पीरियड में मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन एंड लीस्ट नेगेटिव किसका हो जाएगा? नियॉन, या मोस्ट नेगेटिव भी बोल सकते हो, दोनों बातें चल सकती है। अच्छा, एक और बात सुनो, किसी भी पीरियड में, किसी भी पीरियड में, जैसे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, मुझे बताइए क्या ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है या नहीं बेटा? है। पीरियड में मिनिमम, मिनिमम ये किसका आ रहा है? इनर्ट गैस का। किसका आ रहा है? इनर्ट गैस का। किसी भी पीरियड में मिनिमम ये इनर्ट गैस का। किसी भी पीरियड में मैक्सिमम ये हेलोजेंस का। किसका आ रहा है? हेलोजेंस का। तो मिनिमम आएगा इनर्ट गैस का, मैक्सिमम किसका आ जाएगा? हेलोजेंस का। और हेलोजन, हेलोजन बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पर ईए कम होना चाहिए था, लेकिन क्या पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में ईए का ऑर्डर में थर्ड वाले का ईए ज्यादा हो जाता है? हाँ। इसीलिए पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईए अगर किसी का है, पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईए किसी का है, तो वो कौन है? क्लोरीन। आईई में याद करिए, पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम आई हीलियम कॉन्फिगरेशन, वहां कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज किया था, यहां कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर अपने को सीधे सीधे एलिमेंट पूछा जाएगा और वो एलिमेंट कौन होगा? क्लोरीन। या कई बार कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देगा कि भैया 1s2 2s2 2p5 ऐसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे दी और पूछा कि किस कॉन्फ़िगरेशन का ईए सबसे ज्यादा है, तो हमें क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए कि क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 3s2 3p5। अब एक काम करें, ये जो ऑर्डर अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले इस ऑर्डर को लिखेंगे। अब ऑर्डर को याद कैसे करना है, आइए उसके ऊपर बात कर लेता हूं, है ना। मेनली सेकंड पीरियड का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए उसी के ऑर्डर के ऊपर बात कर रहा हूं। याद करने का तरीका, इसको बोलेंगे नेहा बहन, नेहा बहन बोली क्लास ऑफ। क्या बोला जाएगा इसको? नेहा बहन बोली क्लास ऑफ। ध्यान सुनिएगा, नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, ये ऑर्डर आ गया। अब ये नेहा बहन बोली क्लास ऑफ तो याद हो गया, लेकिन बात वही, ऑर्डर इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? अरे नेहा बहन तो ऐसे भी बोल सकती थी, कैसे बोल दे, बहन है कैसे बोलेगी, है ना। नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, ऐसे। अब आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे, नियोन है, एक एंड पे नियोन है और एक एंड पे फ्लोरीन है, मुझे बताइए क्या ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसका मतलब इसका ईए कम ही तो होगा और उसका ईए ज्यादा ही होगा। तो अपने को इस तरह से थोड़ा बहुत लॉजिक भी, क्योंकि है ना, सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा, ट्रिक के साथ साथ ऑर्डर। जब ट्रिक पढ़ते क्यों है? क्योंकि ऑर्डर कुछ गड़बड़ होता है, तभी तो ट्रिक पढ़ते हैं। तो वो ट्रिक जब पढ़ रहे तो ट्रिक के साथ फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर बनाना भी आना चाहिए। नोट करिए पहले फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट का समय है, समय शुरू होता है अब। तो सेकेंड पीरियड के ईए का ऑर्डर आ जाए तो नेहा बहन बोली क्लास ऑफ, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बार अगर किसी गिवन पीरियड में से ईए का क्वेश्चन आएगा तो सेकेंड पीरियड ही होता है। ग्रुप में क्वेश्चन पूछता है तो 17th ग्रुप पूछता है, मेनली हेलोजन वाला ग्रुप। और पीरियड में पूछेगा तो सेकंड पीरियड का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इसमें एंडो एक्सो भी है, जेड इफेक्टिव भी लगाना है, S1 P1 P2 P3 बहुत सारे एक्सचेंजेस भी हैं, इसीलिए इसको डायरेक्टली याद कर लोगे ऑर्डर को तो ज्यादा बेटर रहेगा, गलती होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं बेटा उससे।
कोई ऐसा धुरंधर जिसके आईओसी के सब सही हो गए हो? सारे सही हो गए? सारे मतलब सारे होते थे, 4-5 तो वो उसमें आगे होंगे आपके सेक्शन बी में, वो तो नहीं करने ही थे है ना, उसमें से कुछ ही सिलेक्ट करने थे आप, तो भाई सारे सही। और कोई ऐसे जिसका एक गलत या एक छूटा हो, ऐसा कुछ? एक गलत या एक छूटा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। दो गलत या दो छूटे या एक गलत एक छूट गया साथ में, दो का ऑप्शन है, मतलब कैसा भी। तीन, तीनों गलत हो, तीनों छूट गए हो, एक गलत दो छूट गए हो, दो गलत एक छूट गया हो, ऐसा कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तीन जिसका आंसर आ सकता हो। सारे गलत? अरे हो सकता है ना, उसमें क्या हो गया है? हाँ सारे गलत भी हो सकते हैं, उसमें क्या। जो भी चीजें गलत हुई हैं उनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दें, ये बात ध्यान रखें हमेशा। किसी भी सब्जेक्ट में कमांड करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दे बेटा, ठीक है। जो गलत हो रहे हैं उनको एक बार चेक करिए, क्या गलती हुई है, घर पे जाके उसको वापस से सॉल्व करके देखें। और क्वेश्चन आपको अभी धीरे धीरे है ना, ईएलपी तो मिली गई है आपको, क्या उसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन है वो धीरे धीरे देते जाएंगे, पर वो स्टार्ट करेंगे अपन 7 मई के बाद, है ना। अभी 7 मई तक जो पिछले सेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनका टेलीग्राम पे मतलब उनके लिए क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए उसके बाद करेंगे, वरना फिर क्या मिक्सअप हो जाएगा, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन किसका, कुछ भी लगाने लग जाओगे इसलिए। चलिए ना, अब ये दोनों ऑर्डर्स जो हैं, इन दोनों ऑर्डर्स को लिखने के बाद आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये हमने सेकंड और थर्ड पीरियड के ईए का ऑर्डर बना लिया, पीरियड में बस यही केस था, और मेनली मैंने आपको बोल दिया है क्वेश्चन किस पे से आएगा बेटा, सेकंड पीरियड, तो बिल्कुल इसका ऑर्डर आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। चलिए अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, वो पॉइंट्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया किसी भी पीरियड में मिनिमम, मैक्सिमम और पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईए किसका होगा, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक बात बताइए, नोट बना लेना, ये ग्रुप को तो अभी रखो, इसको साइड में, पहले वो नोट वाला पॉइंट देख लेते हैं। हाँ ये ठीक है, नोट वाला पॉइंट दिखेगा। बेटा किसी भी पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी भी पीरियड में मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक बात बताओ, किसी भी पीरियड में इलेक्ट्रॉन को है ना ऑब्टेन करने की मिनिमम टेंडेंसी किसकी होगी बेटा, इनर्ट गैस, और सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी, हेलोजन। अच्छा हेलोजन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा क्यों होगी, उसका कारण बता सकते हो क्या, क्यों होगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेते से ही इनर्ट गैस बन जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को, और वैसे भी लेफ्ट टू राइट उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा होगा और इनर्ट गैस भी बन रहा है, तो ये दो पॉइंट। और पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ईए का अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन होगा बेटा, क्लोरीन। ये तीनों पॉइंट अभी हमने डिस्कस कर लिया, इसको फटाफट नोट डाउन कर ले। मिनिमम ईए इन अ पीरियड अगर कोई आएगा तो नोबल गैस, मैक्सिमम ईए इन अ पीरियड अगर आता है तो वो जाएगा हेलोजन, और मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन Cl, या उसका कॉन्फ़िगरेशन 3p5 भी दिया जा सकता है ऑप्शंस में, वो डिपेंड करेगा। मिनिमम ईए, मैक्सिमम ईए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको देख लेना। चलिए ना, अब इसमें एक पॉइंट पे और डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर एग्जाम में पूछा मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ पीरियड, तो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर हम बोले मैक्सिमम ईए तो हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव ईए की, और उसी को जब मैं डेल्टा एचईजी में लिखूंगा तो हम किसके बारे में बात कर रहे होंगे, मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा किसी भी पीरियड में मैक्सिमम ईए किसका, हेलोजन का, और ईए मतलब पॉजिटिव में बात हो रही, क्योंकि ईए होगा तो पॉजिटिव होगा वरना नहीं होगा। तो ईए अगर मोर पॉजिटिव है तो डेल्टा एचईजी क्या होगा, मोस्ट नेगेटिव। तो अगर आपसे इसी क्वेश्चन को पूछेगा डेल्टा एचईजी के टर्म्स में तो क्या पूछेगा, मैक्सिमम नेगेटिव डेल्टा एचईजी इन अ पीरियड। इसको पूछेगा तो क्या पूछेगा, सेकंड वाले को मिनिमम नेगेटिव डेल्टा एचईजी, या फिर उसको उल्टा बोल देगा तो मैक्सिमम पॉजिटिव डेल्टा एचईजी इन अ पीरियड। और इसके लिए बोलेगा तो बेटा मैक्सिमम नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल अगर किसी का है तो क्या है, क्लोरीन का। नोट डाउन कर ले इस बात को। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कन्वेंशन। मैंने ईए के टर्म्स में आपको लिखा दिया, ईए अगर समझ में आ गया तो बस उसमें साइन चेंज करना है। जिसका ईए मोस्ट पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा एचईजी मोस्ट नेगेटिव होगा, जिसका ईए लीस्ट पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा एचईजी लीस्ट नेगेटिव होगा। इस तरह की लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाएगी हमेशा। तो ध्यान रखें, ईए से समझ ले, ईए के साथ सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो डेल्टा एचईजी का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाएगा। चलिए, है ना। तो ये पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि ईए के टर्म्स में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लैंग्वेज दिख रही होगी, और डेल्टा एचईजी के टर्म्स में लिख रहा होगा तो क्या क्वेश्चन या क्या लैंग्वेज बन रही होगी। जैसे इधर ध्यान सुनो, एग्जाम में आपसे पूछा मैक्सिमम नेगेटिव डेल्टा एचईजी। अब मुझे डेल्टा एचईजी नहीं आता, मुझे तो ईए आता है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम नेगेटिव डेल्टा एचईजी, तो इसको क्या मानना है, मैक्सिमम पॉजिटिव ईए इन पीरियोडिक टेबल। और ईए है पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है या नहीं है। और कैसा अट्रैक्शन है, मैक्सिमम। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम अट्रैक्शन कौन दिखाता है, अब आपको आंसर पता होना चाहिए कि वो कौन होता है, क्लोरीन। इस तरह से आपको लैंग्वेज मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखो, हम लोगों ने पहला जो केस पढ़ा था वो इना पीरियड पढ़ा। दूसरा जो केस हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, इना ग्रुप। इना ग्रुप में एस एंड पी ब्लॉक पे बात होगी, क्योंकि डी एंड एफ मैंने आपको बोला एनसीईआरटी में दिया नहीं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाएगा। पहले बात करते हैं बेटा एस ब्लॉक के बारे में, फिर बात करेंगे बेटा पी ब्लॉक के बारे में। एस ब्लॉक में आपको सबसे पहले कौन सा ग्रुप दे रखा है बेटा, ग्रुप नंबर 1 है लीना की रब से फरियाद। ये बात बताओ, हमने फैक्टर क्या पढ़ा हुआ है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब ईए का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये कौन से वैल्यू की बात हो रही है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। ईए जब भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, मतलब ईए का पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, ईए का अगर पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज इंक्रीज ही होगा, बस पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ईए डिक्रीज हो रहा है, या इसे बोल सकता हूं डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। बात वही है, ईए का पॉजिटिव डिक्रीज होगा तो डेल्टा एचईजी का नेगेटिव डिक्रीज होगा। नेगेटिव डिक्रीज होने का मतलब ऐसा, मैथ्स में मत घुस जाना कि नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, ऐसे नहीं करना कुछ भी। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, और कौन सा है, नेगेटिव। ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और उसके साथ साइन कन्वेंशन कौन सा चल रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब ये होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले केस पर, ग्रुप नंबर 1 के बाद, इधर देखिए, ग्रुप नंबर 1 के बाद हमें पी ब्लॉक के बारे में जानकारी देखनी है। पी ब्लॉक में हमें कौन कौन सा ग्रुप पढ़ना है बेटा, 16 और 17। अब ध्यान सुनना इस पॉइंट को, ग्रुप नंबर 16 और 17। बेटा अभी आपको एक बात बताई गई थी कि पी ब्लॉक के अंदर एक एक्सेप्शन आता है कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या ये एक्सेप्शन एस ब्लॉक में आ सकता है क्या, नहीं। तो एस ब्लॉक में आप देखो, सेकंड और थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है। ध्यान रखना, क्योंकि ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा, पी ब्लॉक के अंदर आएगा। अब ध्यान से देखें पी ब्लॉक को, पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर इस ट्रेंड को देखिए। सबसे पहले ग्रुप 17 की बात कर रहा हूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड ओल्ड स्टाइल से टीपो। डाउन द ग्रुप जाने पर ईए क्या होना चाहिए बेटा, डिक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि ईए डिक्रीज होना चाहिए। डाउन द ग्रुप जाने पर ईए डिक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन सेकंड और थर्ड में भी डिक्रीज होना था, बट इस एक्सेप्शन की वजह से, वो साइज वाली प्रॉब्लम की वजह से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप जाने पर सेकंड और थर्ड पीरियड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी पॉइंट के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि बच्चा यहां पर गड़बड़ी करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसीलिए इसी पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए ईए का क्वेश्चन डाउन द ग्रुप का देता है आपको। ठीक है, अब सुनो, यहां पर क्या दिख रहा है, फ्लोरीन से क्लोरीन जाने पर बढ़ गया, उसके बाद कम हो गया, ऑक्सीजन से सल्फर जाने पर बढ़ गया, उसके बाद कम हो गया। ये तो अपन ने नॉर्मल ऑर्डर बनाया। लेकिन एक बात समझिए, इसका एग्जैक्ट ऑर्डर भी हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट ऑर्डर। अब ये एग्जैक्ट ऑर्डर कहने का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, समझना इस बात को जरा ध्यान से। बेटा फ्लोरीन का ईए क्लोरीन से कम है, ठीक है, तो क्लोरीन से कम तो ब्रोमीन भी है, और क्लोरीन से कम तो आयोडीन भी है। तो आप ध्यान सुनो, क्लोरीन के मुकाबले
क्लोरीन के मुकाबले, जैसे हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा, मैं वैल्यू लिख के थोड़ा समझाता हूँ, वैल्यू रैंडम ले रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ सके बात। इसका वैल्यू मान लो 300 है, तो यहां से अपन ने क्या बोला कि यहां से यहां जाने पर वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, मतलब यहां से यहां जाने पर वैल्यू बढ़ रही है, इस तरह की बात आ गई। और यहां से यहां जाने पर वैल्यू कम हो रही है। अब ये कम वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 300 से कम होना चाहिए। अब 300 से कम का वैल्यू तो ये 299 भी हो सकता है, या 199 भी हो सकता है, या 99 भी हो सकता है, और ये 9 भी हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। अब आप देखो, मान लो इसकी वैल्यू ऐसी है, मान लो इसकी वैल्यू ऐसी है, तो अब अगर हमें ये तो दिख रहा है कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा, और क्लोरीन और ब्रोमीन में से भी क्लोरीन ज्यादा, लेकिन इससे बड़ा क्लोरीन है और इससे भी बड़ा क्लोरीन, लेकिन इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो वैल्यू देखकर ही पता चलेगा, ये तो वैल्यू देखकर ही पता चलेगा। तो कायदा क्या बोलता था, कायदा यह बोलता था कि फ्लोरीन का ईए ज्यादा होना था, फिर क्लोरीन होना था, फिर ब्रोमीन होना था, फिर आयोडीन होना था। लेकिन हमने देखा कि क्लोरीन फ्लोरीन में क्लोरीन आगे आ गया, क्लोरीन आगे आ गया, लेकिन फ्लोरीन पीछे जाएगा। कितना पीछे जाएगा, वो इसी के जस्ट पीछे जाएगा कि इसके पीछे जाएगा कि इसके पीछे भी चला जाएगा, ये तो वैल्यू डिसाइड करती है। और वैल्यू देखकर ये पता चला कि बेटा क्लोरीन फ्लोरीन में सिर्फ इन दोनों का ऑर्डर इंटरचेंज होता है। मतलब वैसे कायदे से यहां फ्लोरीन होना था ऐसा, एफ Cl Br I, और इनमें जो चेंज हुआ वो सिर्फ इतना चेंज हुआ कि क्लोरीन आगे चला गया और फ्लोरीन जो है वो पीछे चला गया, और ये ऑर्डर बन के आ गया। ये इसका एग्जैक्ट ईए का ऑर्डर है, ठीक है। पर आप देखोगे ग्रुप 16, ग्रुप 16 का कायदे से जो ऑर्डर बनना चाहिए था, ग्रुप 16 का कायदे से जो ऑर्डर बनना चाहिए था, वो ऑर्डर क्या होना था, इधर देखिए, ओल्ड स्टाइल से टीपो, डाउन द ग्रुप जाने पर ईए डिक्रीज होना चाहिए था, बिल्कुल ऐसा कुछ ऑर्डर बनना चाहिए था। लेकिन इसके और इसके अंदर एक्सचेंज हो गया, तो एक्सचेंज होने पर आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो ऐसा ऑर्डर होना चाहिए, नहीं ऐसा क्यों होना चाहिए था, ये तो वैल्यू डिसाइड करेगी बेटा। सल्फर और ऑक्सीजन का ऑर्डर घूम गया, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कितना घूमा, हो सकता है ना ऑक्सीजन सिर्फ सल्फर से कम हो सकता है, ऑक्सीजन सेलेनियम से भी कम हो सकता है, ऑक्सीजन टेल्यूरियम से भी कम हो, और हो सकता है ऑक्सीजन पोलोनियम से भी कम हो। और जब वैल्यू देखी गई तो ये पाया गया कि ऑक्सीजन का जो ईए है ना, वो अपने ग्रुप में मिनिमम इन इट्स ग्रुप है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ध्यान सुनना, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मार्केट में लोग बाग डबल बॉन्ड बबल बॉन्ड से समझा भी देते हैं, लेकिन सब कहने की बात है, ये तो आइसोलेटेड एटम की बात चल रही है, इसमें बॉन्ड का क्या लेन देना। तो ये बात समझ ले, ये डेटाबेस ऑर्डर है। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑर्डर घूमता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसे यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन के पीछे गया, फ्लोरीन जो है वो सिर्फ क्लोरीन के पीछे गया, ऑक्सीजन यहां नहीं आता। ऑक्सीजन का ईए अपने ग्रुप में कहां चला जाता है बेटा, मिनिमम पे चला जाता है। और इसलिए इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉजिक वॉजिक है नहीं, वैल्यू बेस्ड बात है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, ऑक्सीजन का ईए अपने ग्रुप पे मिनिमम, ये लिख दिया है क्लियरली यहां पर पॉइंट को, तो कभी भी एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखिएगा कि मिनिमम इन इट्स ग्रुप। अब हो सकता है एग्जाम में पोलोनियम ना दे, ऑक्सीजन दे तो यहां ले लेना, टेल्यूरियम ना दे, ऑक्सीजन सेलेनियम और ऑक्सीजन का सल्फर का दे दे तो यहां ले लेना, वो डिपेंड करेगा। पर ध्यान रखिएगा, अपने ग्रुप का कोई भी मेंबर आए उससे ऑक्सीजन का ईए क्या रहेगा बेटा, कम ही रहेगा, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन सिर्फ आपस में इंटरचेंज होंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो अपने ग्रुप के हर एलिमेंट से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। नोट डाउन कर ले इस पॉइंट को, दोनों ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से अगर जैसे मैंने आपको बोला पीरियड में आपको सिर्फ सेकंड पीरियड का ऑर्डर ध्यान रखना है, वैसे ग्रुप में है ना, आपको जो ऑर्डर ध्यान रखना है वो ग्रुप 17 का एग्जैक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में अगर ग्रुप 17 का कोई ऑर्डर पूछा, मतलब ईए का ग्रुप का कोई ऑर्डर पूछा गया है, तो ग्रुप नंबर 17 का ऑर्डर पूछा गया बेटा आपसे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन और फ्लोरीन का ऑर्डर रिवर्स, जो इंटरचेंज हो जाएगा।
क्या बेटा, वैल्यू दिया नहीं तो कहां से लिखेंगे? जितनी वैल्यू एनसीईआरटी देगा वही पढ़ना है ना बेटा, ऐसे तो सबकी वैल्यू है, क्या करना है इतना पढ़ के? उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आएगा। किसका बताया तो एनसीईआरटी ने दिया, कोई रीजन नहीं है। एनसीईआरटी ने किसी का 5th पीरियड का भी नहीं दिया तो नहीं पढ़ रहे, डी और एफ का तो 3rd और 4th 5th पीरियड ही नहीं दिया तो क्यों नहीं पढ़ रहे? नहीं दिया, सिलेबस में नहीं है, पढ़ के क्या करोगे? जनरली 7th पीरियड इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जनरली ये बात कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं होती क्योंकि उनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है। चलिए, है ना। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक होमवर्क लिखा हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में दी हुई है इसकी वैल्यू, आप जाके एनसीईआरटी जब खोलेंगे तो आपको ग्रुप 17, ग्रुप 16 और ग्रुप 18 के डेल्टा एचईजी की वैल्यू दे रखी है। मैं यहाँ पर जो हम लोग ऑर्डर बना रही है किसका, ईए की पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान सुनना, आयोडीन से लेकर क्लोरीन की तरफ आने पर और ऑक्सीजन से लेकर सल्फर की तरफ आने पर ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है, और ईए का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है तो डेल्टा एचईजी का नेगेटिव वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब इनमें से ये मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी है, लीस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी, ये मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी है, अपने ग्रुप का लीस्ट नेगेटिव डेल्टा एचईजी। यहां पर ईए की बात ही नहीं हो रही, यहां पर सीधे सीधे किसकी बात हो रही है बेटा, डेल्टा एचईजी की, क्योंकि ग्रुप 18 के लिए ईए का वैल्यू 0 होता है, तो इनके लिए ईए लिखकर कोई फायदा नहीं होगा, और इसलिए एनसीईआरटी इनके लिए कौन सी वैल्यू देता है, सीधे डेल्टा एचईजी की वैल्यू देता है। ये होमवर्क है आपका, सबके डेल्टा एचईजी। एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐड होगा या फोर्सफुली एंटर कराना पड़ेगा? फोर्सफुली एंटर कराओगे तो प्रोसेस एक्सो होगा कि एंडो होगा? एंडो होगा। तो बताइए इन सबका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? बेटा पॉजिटिव में आएगा, तो आपको इसके पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएंगे, 48 वगैरह है ना, यहाँ पर आ जाएगा 116, 96, 96, 78, 67, ऐसी वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी ने, तो वैल्यू आपको एज इट इज लिख लेनी है। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा एचईजी किसका होता है? तो मोस्ट पॉजिटिव डेल्टा एचईजी इनर्ट गैसेस में किसका होता है? नियॉन का। और लीस्ट पॉजिटिव किसका होगा? हीलियम का। ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं वैल्यू इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं ताकि आप लोग एक बार एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि भाई एनसीईआरटी ने किन किन की वैल्यू सजेस्ट कर रखी। मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं सीधे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन लिख लीजिए इसके नीचे, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस, which of the following inert gas, which of the following inert gas has most positive delta HEG? Which of the following inert gas has most positive delta HEG? एंड ऑप्शंस लिखेंगे हीलियम, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे नियॉन, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे आर्गन, चौथा ऑप्शन लिखेंगे जेनॉन। करेक्ट आंसर इज नियॉन। टिक कर लें, वैल्यू जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मोस्ट एंडोथर्मिक होगा। और अगला क्वेश्चन लिखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस हैज लीस्ट पॉजिटिव डेल्टा एचईजी? पहला क्वेश्चन मोस्ट पॉजिटिव का, अगला क्वेश्चन लीस्ट पॉजिटिव का। ऑप्शन यही चारों हैं। करेक्ट ऑप्शन हीलियम, करेक्ट ऑप्शन विल बी हीलियम। ठीक है, ध्यान सुनना, मैं आपको एक पॉइंट बता भी दूं यहां पर, जब आप ऑर्डर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैंने बोला इसका जो वैल्यू मिलेगा ना आपको, ठीक है, इन सबका वैल्यू का ट्रेंड बिल्कुल सही होगा, नीचे जाने पर वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होगा। हीलियम बस उठ के मिनिमम पे आ जाएगा, हीलियम जो है वो मिनिमम पे आएगा। ये +48 है ना, +116, +96, इन दोनों का सेम है, +96, +96, फिर ये +77 और ये +68, ऐसी वैल्यू आपको मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हम लोगों ने दो केसेस के ऊपर डिस्कशन करा, वो दो केसेस कौन कौन से? पहला लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दूसरा टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे कंपेयर ईए फॉर, उसमें से सबसे पहला वाला क्वेश्चन लिखे सिर्फ, है ना, बाकी मत लिखना, पहले सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखे, कंपेयर ईए फॉर, कंपेयर ईए फॉर। पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको लिखे और उसके बारे में सोचिए, टाइप पहचानने की कोशिश करें। मेरे हिसाब से अब टाइप इतना पहचान में आ जाता होगा कि डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, और आईई, रेडियस, ईए, ईएन किसी में भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट का क्वेश्चन आ जाए, एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है, कौन सा? जेड इफेक्टिव। अब मुझे बताइए, इनको पहले तो अरेंज करना है, एक तरफ मोस्ट नेगेटिव, एक तरफ मोस्ट पॉजिटिव। तो आपको वैसा ही ऑर्डर दे रखा है, मोस्ट नेगेटिव मोस्ट पॉजिटिव का,
मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा, पहले वाले का या आखिरी वाले का? जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए, जितना ज्यादा अट्रैक्शन ईए भी उतना ही ज्यादा, बिकॉज ईए इज अल्टीमेटली एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन या फिर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया आपका केस नंबर 3। फोर्थ केस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है किससे सॉल्व करना है बेटा, जेड इफेक्टिव से। हालांकि उसके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रेयर होती है ईए में, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो अपने को टाइप पता है। अब अपन बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 पे, टाइप नंबर 5 कौन सा बेटा, दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। पी इसके अंदर ईए के अंदर मैक्सिमम टाइम आपको या तो सेकेंड पीरियड या ग्रुप 17 या ये वाले क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी ध्यान सुनना बेटा। एक बात बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन। इसमें जरा ध्यान से देखिए, क्या इस टाइप को देखकर आपको पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल स्पीशीज है या चार्ज स्पीशीज है बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल में या तो सेम पीरियड होगा, तो ये सारे सेम पीरियड के तो है नहीं, या फिर सेम ग्रुप होगा तो सेम ग्रुप है नहीं, ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ना ये डिफरेंट स्पीशीज है। अब आपको दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप देखना है। रेडियस में भी यही तीनों लिए थे, आई में भी यही तीनों लिए थे, ईए में भी यही तीनों आएंगे और ईएन में भी यही तीनों आएंगे। इतने के बाद भी पहचान में ना आए तो फिर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं अपन। ग्रुप 16, ग्रुप 17 यहां पर लिया गया। और बेटा इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड है। मुझे बताइए ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ऑर्डर हम लोग किसका बनाने जाएंगे, ईए का। जो ईए का मैं ऑर्डर बनाऊंगा वो पॉजिटिव वैल्यू का ऑर्डर होगा, और एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा नेगेटिव डेल्टा एचजी का, तो ऑर्डर वही रहेगा। जो ईए का पॉजिटिव ऑर्डर होता है वही डेल्टा एचजी का नेगेटिव ऑर्डर होता है। आगे सुनिए बेटा, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, एक बात बताओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या NP4 होता है कि नहीं होता? होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या NP5 होता है कि नहीं होता? होता है। क्यों लिख रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि याद करिए S1P1 और P2P3 में एक्सचेंज होता था, तो अपने को वो भी ध्यान रखना है कि क्या इन कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंज होता है कि नहीं होता। क्या इन दोनों में कोई एक्सचेंज होता है? नहीं। तो इसके लिए अब आगे बात करता हूं। मुझे बताओ, जब दो एडजेसेंट पीरियड और दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन रेडियस में पढ़ा था तो क्या कॉन्सेप्ट था, शेल नंबर। वेरी गुड। आई पढ़ा था तो शेल नंबर सेम था। यहां पर शेल नंबर काम नहीं आएगा। यहां पर जो कॉन्सेप्ट काम में आता है वो ध्यान सुनेगा। ईए में जब भी दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप पी ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा, तो लॉजिक जो काम में आता है वही होता है, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या बोला मैंने? जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा। मुझे बताइए, ये P5 है, तो इनर्ट गैस बनने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। इवन अगर यहां ब्रोमीन और आयोडीन होता तो इनको भी एक ही चाहिए। और इसे इनर्ट गैस बनने के लिए दो, इसे भी इनर्ट गैस बनने के लिए दो, इसके नीचे वाले ग्रुप के भी इनर्ट गैस बनने के लिए दो। इसका मतलब हुआ जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उनका ये ज्यादा। इसका कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी एलिमेंट आ जाए, उसका ईए इसके किसी भी एलिमेंट से ज्यादा ही होगा। कोई शेल नंबर काम नहीं आएगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए कम। आइए इस पे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हटा देता हूं फिलहाल में, ब्रोमीन आयोडीन को। मुझे बताइए इन दोनों को इनर्ट गैस बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, और जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उनका ईए कम। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर ऑर्डर में पीछे, फ्लोरीन और क्लोरीन ऑर्डर में आगे। मुझे बताओ, क्या ये पी ब्लॉक के सेकंड और थर्ड पीरियड का केस है या नहीं है? इन दोनों में तो हमें पता है नीचे वाले का ज्यादा, सेकंड और थर्ड में एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा पी ब्लॉक में, और इसमें इसका ज्यादा। तो मुझे बताइए मिनिमम कौन हो गया? ऑक्सीजन। उससे ज्यादा कौन हो गया? सल्फर। उससे ज्यादा कौन हो गया? फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा कौन हो गया? क्लोरीन। अब एग्जाम में एक बात बताओ, कई बार क्वेश्चन में हिंट होती है, बस उसको पकड़ना होता है अपने को। क्या क्लोरीन का ईए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है? अब मान लो एग्जाम में आपको ऑर्डर आता ही नहीं, पर एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जहां सीएल मैक्सिमम दिया होता, तो अपने को कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था, सिर्फ देखना था कि सीएल किस में मैक्सिमम दे रखा है
और उसको क्या कर देना बेटा, टिक कर देना। ये होगा, कई बार होता है ऐसा एग्जाम में, तो अपन क्या ऑर्डर बनाने के पीछे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वहां पर एक हिंट होती है और हिंट देखकर अपन को टिक कर देना। क्या मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि ईए का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एंडो ऑर्डर में पीछे और एक्सो ऑर्डर में आइए, मुझे बताइएगा। थर्ड वाले केस पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। बेटा ग्रुप नंबर 15 है, ग्रुप नंबर 16 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन np3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन np4 है। क्या p3 p4 में एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? नहीं होगा। ये ईए का क्वेश्चन है। आई में एक्सचेंज होता है, ईए में नहीं होता है। मुझे बताइए, यहां पर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कौन है बेटा? फास्फोरस। यहां पर ऑक्सीजन, यहां है सल्फर। मुझे बताइए, इसे इनर्ट गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। p4 से p6 बनना है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसे p3 से p6 बनना है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, और जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए कम। और क्या सेकंड और थर्ड पीरियड में डाउन द ग्रुप जाने पर ईए का ऑर्डर में एक्सेप्शन होता है कि नहीं होता? होता है। अब मुझे बताओ, इसमें से मिनिमम पे कौन आ गया? नाइट्रोजन। उससे आगे कौन आ गया बेटा? फास्फोरस। उससे आगे कौन आ गया? ऑक्सीजन। और उससे आगे कौन आ गया? सल्फर। अब मान लो एग्जाम में एक ही ऑप्शन होता जहां नाइट्रोजन आपको मिनिमम पे दिया गया होता, वही आंसर है। क्यों वही आंसर है? दिस इज एंडो एंड रेस्ट ऑल आर एक्सो। एंडो ऑर्डर में हमेशा पीछे, एक्सो ऑर्डर में हमेशा आगे। इसी तरीके से मान लीजिए जो फोर्थ वाला केस है, आइए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्थ वाला जो केस आपको दे रखा है, इसमें कार्बन ग्रुप 14 और नाइट्रोजन ग्रुप 15। बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन है np2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है np3। यहां है कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये बात बताइए, क्या ये P2 और P3 में एक्सचेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। और मुझे बताओ, कायदे से जिसको इनको इनर्ट गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। P3 से P6 बनना है, और इन्हें P2 से P6 बनना है, इनको चाहिए 4। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टा हो जाए क्योंकि एक्सचेंज हो गया ऐसा। और डाउन द ग्रुप जाने पर सेकेंड और थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड पी ब्लॉक का ईए क्या रहेगा? ज्यादा। सेकंड और थर्ड में थर्ड पीरियड ईए ज्यादा। अब मुझे बताओ, मिनिमम कौन हो गया? नाइट्रोजन। उससे ज्यादा कौन हो गया? फास्फोरस। इन दोनों से ज्यादा पे कौन आएगा? कार्बन। और आगे कौन आएगा? सिलिकॉन। क्या फिर से नाइट्रोजन एंडो था तो ऑर्डर में सबसे पीछे चला गया? यस है ना। तो ये नोट कर ले, स्टेटमेंट बना लेना। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा होगा। ये पॉइंट कब लगाना है? दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का केस हो और रैंडम, फिफ्थ और सिक्स दोनों केस में ये काम करेगा। जिसे इनर्ट गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा। कब लगाना है? जब दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का केस हो, पी ब्लॉक का, और या फिर जब रैंडम वाला केस आ जाए। केस नंबर 5 और 6 दोनों पे ये वर्क करेगा। ठीक है, इसको नोट कर ले। आगे का डिस्कशन कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह से।